Because boss is always right. और once you are reporting to the सेठ, we usually सेठ जो सेठ के करीब है वो गेट के करीब. आपने ना बोला वो कहेगा वो रहा दरवाजा. सीवी को भी पढ़े अपने कि आपने लिखा हुआ क्या है. लोगों को ये तक नहीं पता होता कि हमने सीवी कहाँ से लिखा है. वाटर पंप पे जाके वो सीवी बनवा लेते हैं, पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने. दैट्स अ फैक्ट. सो या किसी दोस्त के सीवी के पॉइंट्स उठा के डाल दिए, आपने पढ़ा ही नहीं. भाई मतलब पढ़ो तो सही. तो आपका रिजेक्शन कमरे से अंदर आते आते सीट पे बैठने तक हो चुका होगा और सिलेक्शन भी हो चुका होगा. अच्छा, कि आपने चेयर किस तरह हटाई है, आप जा रहे हैं तो आपने चेयर उसी तरह रखी है या नहीं रखी. आपने अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे शो करना है कि यू आर नॉट जॉबलेस, यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट की ज़रूरत होती है तो क्या स्पेसिफिक उसकी कोई वेबसाइट या फिर आपका सोशल मीडिया, कहाँ से आप कैंडिडेट अपने उठाते हैं और कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो कैंडिडेट आपकी जॉब्स को अप्लाई करें? रिस्क फैक्टर होता है. किसी भी नए बंदे को आप इंडक्ट करते हैं, क्योंकि देखें आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी नया बंदा असल रंग आपको तभी दिखाता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है. ऐसा ही है. ठीक है, वी यूज्ड टू से कि इट्स लाइक अ शादी. पर्ची कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान. पर्ची की अगर मैं बात करूं कि भाई ना रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इसके पास, ऐसे ही ना इसके पास एजुकेशन है, बिल्कुल ऐसी है. और कि भाई साहब कि कुछ कर सकता हूँ या कुछ करना है, बट रिक्वेस्ट आ जाती है कि यार इसको रख लो. उसे बर्दाश्त करते हैं आप या रखना पड़ता है? जो भी रेलेवेंट रिलेशन में आ रहा है या कोई रेफरेंस आ रहा है, उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसके लाइन मैनेजर वो नहीं होना चाहिए जिसने रेफरेंस दिया है. लोग ये समझेंगे ये अपने भाई की तरफ बायस्ड हो रहा है. हम अपने व्यूअर्स को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त किस तरह का होगा, और स्टूडेंट्स इस वक्त क्या स्टडी करें कि उनको जो है वो आगे जाके जॉब एक प्रॉपर मिल जाए. क्योंकि मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया है, उसके अंदर एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है. क्योंकि एआई जो अब आ गया है, ये तमाम बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जो जॉब्स हैं वो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उसको वो खा जाएगा. सलाम टू एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. एक बार फिर खुशामदीद नबील्स वॉइस बॉक्स के अंदर, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्रेजुअली आपको हर चीज़ की एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं यार मेरी जॉब नहीं हो रही है, मैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ ना, रिजेक्ट हो जाता हूँ. रीज़न क्या है पता ही नहीं चल रहा. आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है ना, उनका तकरीबन पता है कितना एक्सपीरियंस है? 17 साल, 17 ईयर्स का HR के अंदर इनका एक्सपीरियंस है. और काफ़ी कैंडिडेट्स को इन्होंने फेस किया है, काफ़ी कैंडिडेट्स को इन्होंने रिजेक्ट भी किया है. इवन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए अपनी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है. और अभी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ डायरेक्टर आपकी पोजीशन है, और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगा बिकॉज इन्होंने इतना स्केजुअल टफ होने के बावजूद आपके भाई के पॉडकास्ट के लिए ना टाइम निकाला है. और आपको ये पॉडकास्ट एंड तक देखना है. और सबसे मेन चीज़ तो भूल ही गए, सब्सक्राइब करना है भाया. सब्सक्राइब करोगे ना ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए कि यार नबील भाई का एक पॉडकास्ट आ गया. चले टाइम वेस्ट नहीं करते, बात को आगे लेके चलते हैं. खुशामदीद कहते हैं हसन हाशमी को. थैंक यू सो मच हसन भाई, आपने इस पॉडकास्ट के लिए जो है वो टाइम निकाला. नहीं नबील, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. थैंक यू. मैं तो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि कोई पॉडकास्ट हो हमारा HR से रिलेटेड. जी. एंड वी डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑन एज वेल कि हम HR पे कुछ काम करते हैं. हम कोई इंटरव्यूज़ किस तरह देते हैं, कैसे अप्लाई करना है पोजीशंस के लिए. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव. बट वी आर डिस्कस अबाउट इट के बहुत सारे कैंडिडेट्स जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं. हमने आज इस पे डिटेल में बात करनी है. सही. क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, आया कि वो रिज्यूम जो भी बना रहे होते हैं जिसको प्रोफाइल कहते हैं या CV कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कैंडिडेट कोई भी जा रहा होता है वो जब किसी भी इंटरव्यूअर जो होता है उसके सामने बैठ के ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा होता है जिसकी वजह से वो समझता है कि यार ये बंदा
इस जॉब के लिए काबिल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था हसन भाई, पहले के दौर में अगर देखा जाए तो जॉब्स के लिए डायरेक्ट कंपनी जो है वो हायर कर लिया करती थी, किसी भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये HR डिपार्टमेंट जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, इसका इनिशिएटिव कहाँ से हुआ? वेल थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ इसमें। वो ये कि इनिशियली जो हायरिंग्स होती थी वो थ्रू पर्सनल डिपार्टमेंट होती थी। अच्छा। पर्सनल डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ IR डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट में। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व होती रहीं, HR का वजूद जो है वो होता रहा साथ साथ। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत देर में आई। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि HR को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। वो सिर्फ समझते हैं कि पेरोल चलाना, लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, यही काम है इनका। सो IR का फोकस ज़्यादातर लेबर की तरफ होता गया वक्त के साथ साथ। फिर जब इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ ने फॉलो किया कि जी एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ की केयर होनी चाहिए, लाइक दे फील लाइक अ फैमिली इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उसके बाद HR का जन्म हुआ और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ। पाकिस्तान में अभी भी बड़ी कंपनीज ज़रूर फॉलो कर रही हैं, छोटी कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि वो फॉलो कर रही हैं, कुछ अपने मतलब की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सो HR इस तरह इवॉल्व हुआ। अच्छा, HR का मेन मकसद ये है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये एक उसका फंक्शन है। टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, यू नेम इट। आजकल बहुत नए नए नाम आ गए हैं, हैप्पीनेस ऑफिसर्स हो गए, हैप्पीनेस मैनेजर्स हो गए, टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर हो गया, रिक्रूटमेंट ऑफिसर हो गया। सिंपल एक HR का बंदा भी हायरिंग कर रहा होता है। अब HRBP भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। जब कैंडिडेट आपके पास या किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है, वो अपनी रेज्यूमी के अंदर ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा होता है जिसे आप देखकर समझ जाते हैं कि यार ये बंदा काबिल नहीं है जॉब के? ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बहुत हैं। सो होता क्या है कि एक जॉब प्लेस होती है मार्केटिंग ऑफिसर की, HR ऑफिसर की, उसकी एक स्पेसिफिकेशन दी होती है उन्होंने और एक JD होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ कि भाई ये एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड है, ये एक्सपीरियंस हमें चाहिए। अब पाकिस्तान का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि जो इंटर पास भी होगा वो भी उस पर अप्लाई कर रहा है, जो BCom भी है वो भी अप्लाई कर रहा है, जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन रख रहा है वो भी अप्लाई कर रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक अगर HR ऑफिसर की पोजीशन निकालते हैं तो 400 एप्लीकेशंस आती हैं उसके ऊपर। अब उसके अंदर इररिलेवेंट एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट कोई 310 इररिलेवेंट एप्लीकेशंस होती हैं। रीज़न बीइंग दे डोंट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक। वो स्पेसिफिकेशन देखते ही नहीं है, बस वो देखते हैं यार जॉब आई है अप्लाई कर दो, क्या पता बुला लें। सो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है रिजेक्शन का। सेकेंडली, किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है पढ़ के अपने CV को थोड़ा सा ट्वीक करना होता है। बेसिकली होता क्या है, मैंने भी लीव मैनेजमेंट करी है, आपने भी करी है अपने दौर में, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन उस तरह नहीं कर रहे होते जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो लोग उस चीज़ को CV को पढ़ते ही हार्डली इट टेक्स 30 सेकेंड्स फॉर अ रिक्रूटर टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट सीइंग हिज CV। ओके। काम की बात हमेशा सामने होनी चाहिए। आप अपने स्किल सेट बयान करें, एक्सपीरियंसेस बयान करें, और अगर आप CV बना रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है। अगर आप अपनी डिटेलिंग दे रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की हर जॉब में, तो फिर आपने वही सीक्वेंस फॉलो करना है सब में। अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आपने नहीं करना। सो इनिशियल मिस्टेक तो यही होती है। फिर देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब वो कैंडिडेट आ रहा है इंटरव्यू के लिए, उसको स्क्रीन कर लिया गया है, उसको कॉल हो गई है, इंटरव्यू अलाइन हो गया है, ठीक। फिर जब वो आता है वो एक नेक्स्ट स्टेप है। उसमें रिजेक्शन के अलग अलग रीजंस हैं, वो टू द पॉइंट आंसर नहीं दे रहे होते। अगर अच्छा, पाकिस्तान के सिनेरियो में एक और चीज़ भी है, लोग ट्वीकिंग को इतना ट्वीक कर देते हैं कि अगर उसने नहीं भी किया वो काम तो वो भी मेंशन कर देते हैं उसमें। ओके, यानी कि अपनी प्रोफाइल को और मजीद बढ़ाने के लिए कि जॉब मिल जाए हमें। लाइक फॉर इंस्टेंस, आपने कभी कॉम्पन पेन पे काम नहीं किया, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स पे, अब आपसे सवाल होता है कि जी आप पेरोल जो है वो बना लेंगे, तो अगला कहता है बिल्कुल बना लूँगा। अब जब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है पेरोल के कि यार आप कौन सा किस तरह कैलकुलेशंस करेंगे, OT कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, या वो आगे जाता है थोड़ा सा कि जी पॉलिसी मेकिंग कैसे करेंगे, आप बेंचमार्किंग कैसे करेंगे, सर्वेस कैसे करेंगे, किसके थ्रू आप कैसे बेंचमार्क करेंगे कि जी आइडियल बेनिफिट्स ये होने चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो
तो वहाँ वो ब्लैंक होता है कैंडिडेट। ठीक, सो वहीं रिक्रूटर ये पकड़ लेता है कि यार इसने जो अदर सीवी में बातें लिखी हैं ये इसको True पता है ही ये, नहीं है, सही। तो वहाँ रिजेक्शन हो जाती है। सेकेंडली, वन ऑफ द मेन रीजंस विच वी सी इज़ इंटरव्यू के वक्त आते हुए आपको एक एटीट्यूड एंड एथिक्स भी रखने होते हैं। ठीक, देयर इज़ अ सेइंग, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें बताया जाता था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका रिजेक्शन कमरे से अंदर आते आते सीट पे बैठने तक हो चुका होगा और सिलेक्शन भी हो चुका होगा अच्छा, कि आपने चेयर किस तरह हटाई है, आप जा रहे हैं तो आपने चेयर उसी तरह रखी है या नहीं रखी। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू, फिर प्लस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने काम किया है। फिर लोग डरते हैं, हमारे यहाँ क्योंकि हमारा सिनेरियो इस तरह का है कि जॉब एट स्टेक होती है, लोग डर रहे होते हैं, लाइक मेरी नीड है जॉब की। वंस यू आर ऑन द जॉब और आपको कहीं से इनवाइट आया है इंटरव्यू का, तो रिमेंबर दैट दे नीड यू, यू डोंट नीड देम। सो जब आप खुद जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, दैट सिनेरियो इज़ डिफरेंट। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे शो करना है कि यू आर नॉट जॉबलेस, यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बेसिकली देखें, जॉब की नीड, अगर आपको कहीं से कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए, यू आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन और आपको कहीं से कॉल आती है, सो दे नीड यू, दैट्स वाई दे कॉल्ड यू। सो वहाँ पर आपको इंटरव्यू में जाकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे विल रिजेक्ट यू। और इंटरव्यू दें, लाजमी दें, वेदर यू फिट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। घबराएं नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कॉल करती हैं, सीखने का मौका मिलता है आपको इंटरव्यू में, आपको अपने गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई योर गैप्स, वर्क ऑन देम एंड देन गो फॉर अनदर राउंड ऑफ एन इंटरव्यू। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। मतलब ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जॉब्स मिल भी रही हैं लोगों को। ऐसा ही सो है। इंडस्ट्री में लोग खप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खप रहे। सो अच्छा, एक और चीज़ हसन भाई, अगर कोई कैंडिडेट ठीक है, उसका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है, क्या वो इंटरव्यू देने से पहले अपना ड्रेस कोड को लाजमी देखेगा? क्या उसको कोई ड्रेस कोड ऐसा अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर जिसकी वजह से उसको पता है कि ये मैं अगर करता हूँ? और क्या पोजीशन वाइज ड्रेस कोड होना चाहिए या फिर एक इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक होना चाहिए? देखें, ये थोड़ा सा एस्पेक्ट अब करंटली चेंज होता जा रहा है। रीज़न बीइंग, जब से ये आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम में आई है, तो यहाँ पे इतना ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता। लाइक बैंक्स में आप जा रहे हैं तो यू नो दैट यू हैव टू वेयर टाई, यू हैव टू वेयर, बिल्कुल फॉर्मल जाना है आपने। सिमिलरली अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप अगर फॉर्मल पैंट में भी होंगे एंड फॉर्मल शर्ट में भी होंगे तो देन इट्स फाइन। बट डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट है। लाइक फॉर गोइंग टू अ बैंक, अगर आप जूनियर पोजीशन के लिए भी जा रहे हैं तो आपने फॉर्मल शूटिंग में जाना है, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में अब आप हायर हो जाते हैं तो वहाँ वो फॉर्मल शूटिंग आपके लिए नहीं होती, वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती है। आप वहाँ सिर्फ टाई एंड शर्ट एंड ट्राउज़र के अंदर होते हैं, फॉर्मल ट्राउज़र्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग इन। प्लस आपको ये पता होना चाहिए आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजेरियल पोजीशन तो इट्स ऑब्वियस कि आप एक अच्छी ड्रेसिंग में जाएंगे और फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। और आजकल क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमने देखा है, आई एम हेडिंग द HR ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ कोई ऐसा ड्रेस कोड फॉलो नहीं होता। लोग टी शर्ट एंड जीन्स में भी आए थे इंटरव्यू के लिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, दे आर फ्लेक्सिबल इन दिस। सो इस लिहाज से तो अगर कोई भी कैंडिडेट आपके पास आता है तो सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ उसमें देखते हैं जिसको आप देख के रिजेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है एटीट्यूड। देखें लर्निंग का एटीट्यूड है या नहीं है। सो सबसे बड़ी चीज़ यही है। रीज़न बीइंग, देखें ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड 100% मैच इन एनी कैंडिडेट। कोई भी बंदा जो है उसका कभी भी 100% मैच नहीं होगा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से, 50 to 60% मैच हो रहा होगा। ही इज़ फाइन टू गो विद योर ऑर्गेनाइजेशन। प्लस उसका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर उसका लर्निंग एटीट्यूड है तो ही विल सक्सीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न बीइंग, वो 60% के साथ अपना एक्सपीरियंस जो प्रीवियस है वो लेकर आएगा, फिर आपके साथ जेल इन होगा। लर्निंग एटीट्यूड होगा तो वो ज़ाहिर है सीखेगा काम जल्दी। मेन चीज़ है एटीट्यूड प्लस एथिक्स। वो आप बातचीत करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर को किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट की ज़रूरत होती है तो क्या स्पेसिफिक उसकी कोई वेबसाइट या फिर आपका सोशल मीडिया, कहाँ से आप कैंडिडेट अपने उठाते हैं और कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो कैंडिडेट आपकी जॉब्स को अप्लाई करें? देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं अब तो, विच लेकिन इज़ द बेस्ट वन टू
सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त, जो मुझे लगता है, एंड आई फोकस इट ऑन मेनली, हमारा फोकस उसी पे रहता है, दैट्स लिंक्डइन। ओके। क्योंकि लिंक्डइन पे आप अगले को पूछ भी सकते हैं, यू कैन प्लेस द एड। आप प्रीमियम ले लें तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं लेते प्रीमियम फ्री में भी हो जाता है उसके अंदर। सो आप अपना ऐड प्लेस करते हैं, वहाँ पे सारी स्पेक्स होती हैं, लोग उस पर अप्लाई भी करते हैं। आप अपना, अगर आपके पास नहीं है फर्ज करें प्रीमियम, तो आप वहाँ ईमेल एड्रेस देते हैं, आपके पास सीवीज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक। यू कैन कॉल देम, प्लस यू कैन सर्च इंडिविजुअल प्रोफाइल्स ऑन लिंक्डइन। हाँ, ये ज़रूर है कि देर आर सम प्रोफाइल्स जो लिंक्डइन पे इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती, जो कि बहुत ही यू कैन से लो मैनेजमेंट लेवल की होती हैं या लोअर स्किल सेट होता है। सो वो अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए फिर आप अदर मीन्स यूज़ करते हैं। इंडीड भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, rosie.pk है, बस उसके ऊपर कुछ इश्यूज़ हैं, पुरानी प्रोफाइल्स मिलती हैं, नंबर्स अपडेटेड नहीं होते एंड ईमेल एड्रेसेस आर ओल्ड, सो वहाँ थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। बट बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ लिंक्डइन, क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली उस बंदे को ऐड करके पूछ भी सकते हैं कि भाई आर यू इंटरेस्टेड फॉर द पोजीशन और नॉट, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ना कि आप ऐड लगाएं, सीवी आए, फिर आप कॉल करें, वो अगला कहे कि जी मैं आ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। एक और इशू है, जॉबलेस हैं लोग, जॉब नहीं है, आते भी नहीं है इंटरव्यू के लिए जब हम इंटरव्यू अलाइन करते हैं तो। अच्छा। सो ये भी एक फैक्टर होता है। उस पर ज़ाहिर है एज अ रिक्रूटर इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि आप उनसे फॉलोअप भी ले रहे हैं, फिर वो आपको कह भी रहे हैं कि हम आएंगे, और फिर वो उस वक्त शो अप नहीं होते। सो बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ लिंक्डइन। अगर हसन भाई कोई बंदा, किसी भी कैंडिडेट को आपको सिलेक्ट करना होता है, आपने सेलेक्ट कर लिया, अब एक टाइम ड्यूरेशन आपने उसको प्रोवाइड करना होता है कि मैं इसको जो है, ये आपका प्रोबेशन टाइम है। प्रोबेशन टाइम में आपको फील हो जाता है कि क्या ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो आप उसको किस तरह बेनिफिट्स देते हैं, जो उसकी आप सैलरी डिसाइड करते हैं उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, या फिर अगर उसको रिजेक्ट करना है तो या डायरेक्टली आप उसको रिजेक्ट करते हैं, ये बीच में आप जो स्पेस होता है उसको कैसे फेस करते हैं? देखिए, इनिशियली तो वंस अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, ठीक है, मिनिमम प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, जो कि हम लोग 3 मंथ्स के लिए उसको कहते हैं कि यार आप आ जाएं, एंड वो नोटिस पीरियड अपना सर्व करता है, वो ज्वाइनिंग डेट पे आ जाता है, प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वंस प्रोबेशन पीरियड अगर स्टार्ट हो गया, ठीक है, और वो उसके बाद अपना काम शुरू कर देता है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट में उसको आपने प्लेस कर दिया। फॉर इंस्टेंस ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड डेवलपमेंट का बंदा है, .NET पे काम करता है, तो आपने उसको जी बैक एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया। अब उसका काम स्टार्ट हो जाता है, उसकी पहले 1 महीने होती है ट्रेनिंग। आप उसको अपना प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट, जो भी कंपनी है वो उस हिसाब से समझाती है, ठीक कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारा कोड है, इस तरह काम होता है। वो 1 महीना लर्न करता है, उसके बाद उसका डिलीवरी का टाइम आ जाता है कि भाई उसको टास्क देने शुरू हो जाते हैं, जो कि लाइन मैनेजर्स होते हैं, लीड्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। जब वो टास्क कंप्लीट करता है तो ऑब्वियसली हमें पता चलता रहता है कि भाई कि वो बंदा काम का है या नहीं है, प्रोबेशन में वो सही कर रहा है काम, लर्निंग हो रही है, स्पेस कैसी है, लर्निंग एटीट्यूड है नहीं है, रूड है, सारी चीज़ें। अच्छा, ये कहने को बहुत आसान लग रहा है, बट इट्स अ कंटिन्यूस फीडबैक सेशंस विद द लाइन मैनेजर। ओके, वी टेक इट एवरी 10 days कि जी कैसी है नई रिसोर्स, सही है। वर्बल भी होते हैं, यू कैन टेक ऑन इवैल्यूएशन फॉर्म्स। कुछ कंपनीज मंथली इवैल्यूएशन करती हैं प्रोबेशन में, वी डू इट 3 months लेटर, लेकिन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हम वर्बली लेके चल रहे होते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो कि यार हमने आर वी गोइंग टू कन्फर्म हिम और नॉट। वंस उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी कि उसका रेज होना है या नहीं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका पहले महीने में कंफर्मेशन हो जाता है, ओके, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी पिक किया होता है उस चीज़ को, और उनका फिर रेज भी होता है, रेलिवेंट भी होता है फिर वो। एग्जैक्टली। उसकी रीज़न है कि ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट, तो लाइन मैनेजर रिकमेंड्स कि दिस परसेंटेज ऑफ अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड इन हिज सैलरी। अदरवाइज कुछ लोगों के इंक्रीज नहीं होते, जो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं वो इंटाइटल हो जाते हैं प्रोबेशन के बाद, लाइक PF, मेडिकल, यू हैव योर बोनसेस, सारी चीज़ें, लीव्स एंड ऑल, सारी चीज़ें आपकी इंटाइटलमेंट में आ जाती हैं। अगर इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली वो एक एडिशनल वो हो जाता है, तो वो भी प्रोबेशन के बाद हो जाता है। ये तो बात हो गई, आपका बंदा सेलेक्ट हो गया, अब उस बंदे को रिजेक्ट करना है, यस, उस पर बात करनी हो, किस तरह से फेस करते हैं उसको रिजेक्ट करने के लिए? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। मैं यही बोल रहा हूँ कि एक आप देख रहे होते हैं यार, बंदा अभी जो है वो बहुत सारे ये देख रहे होते हैं कि यार बंदा पोजीशन के मुताबिक, आपने जो बात की थी स्टार्ट में कि राइट पोजीशन फॉर द राइट जॉब,
अगर कोई बंदा आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ठीक है, ये कुछ टाइम में आके इसको पिक कर लेगा इस पोजीशन को, और आपको लगता है यार ये 3 मंथ्स के अंदर 90 डेज के अंदर इसने ये कवर नहीं किया, उसको रिजेक्शन के वक्त आपके माइंड में क्या होता है? डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना? नहीं, मैं बताता हूँ। अब देखें, होता क्या है कि पहले तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ना, उसमें एचआर खाली इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का बंदा भी इन्वॉल्व होता है। ठीक। वंस ही रिकमेंड्स दैट एम्प्लॉय, एचआर का काम होता है उसके एटीट्यूड को देखना, उसके एथिक्स को देखना, उसके अटायर, मतलब उसकी जो भी ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसकी असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट और वर्क रिलेटेड असेसमेंट लाइन मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। वंस लाइन मैनेजर्स डू दैट, वो रिकमेंड करते हैं कि ये बंदा सही रहेगा, तो एचआर उसकी हायरिंग की तरफ प्रोसेस करता है। अच्छा, अब सिंस वी एचआर वाले यूजुअली कॉल इट कि यार ये एक रिस्क फैक्टर होता है किसी भी नए बंदे को आप इंडक्ट करते हैं, क्योंकि देखें आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी नया बंदा असल रंग आपको तभी दिखाता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ऐसा ही है। ठीक है, वी यूज टू से कि इट्स लाइक अ शादी, कि जब घर पे आएगी तो पता चलेगा कि असल रंग क्या है। असल रंग क्या क्योंकि पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। ऐसा ही है। सो वंस वो आ जाता है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो दैट डिपेंड्स कि उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। अब फॉर इंस्टेंस वो अगर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर हम उससे कहते हैं कि यार यू हैव योर 15 डेज नोटिस पीरियड। वैसे तो प्रोबेशन में इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप नोटिस पीरियड दें, ठीक। लेकिन हम देते हैं रीज़न बीइंग कि यार वो जॉब ढूंढ ले ताकि उसकी सैलरी चलती रहे कुछ दिन। वी आर नॉट बाउंड टू डू दैट, बट हम करते हैं एज इन गुड फेथ, ठीक है। अच्छा, अब उस 15 डेज में वो अपनी जॉब सर्च कर लेता है एंड ही गोज। वी नॉर्मली टेक अ रिज़ाइन। कुछ कंपनीज डिसमिस कर देती हैं। डिसमिसल थोड़ा सा हार्श हो जाता है फॉर द कैंडिडेट्स। खुदा न खास्ता कहीं से कोई कॉल आती है, आजकल दुनिया इट्स वेरी स्मॉल वर्ल्ड, एचआर वाले बहुत कनेक्टेड हैं आपस में। सो आपसे फीडबैक लेते हैं कि यार ये रिसोर्स क्यों आई और 2 महीने में चली गई। तो आप अगर वहाँ बता दें कि यार ये डिसमिस हुआ था और उसका रीज़न ये था, तो उस बेचारे को वाली जॉब भी नहीं मिलती। सो दैट्स माई प्रैक्टिस। लोग मुझे इमोशनल भी कहते हैं बहुत ज़्यादा कि आप रिसोर्सेज के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ डिसीजन नहीं लेते। सो दैट्स अ फैक्ट। एचआर में अगर आपकी मम्मी वाली फीलिंग नहीं होगी तो फिर आप एचआर वाले बन नहीं सकते सही। सो वंस जब वो रिज़ाइन कर देता है, हम उसको नोटिस पीरियड देते हैं और उसके बाद वो अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करके चला जाता है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दे आर वेरी अनोइंग वंस दे कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम उनको कहते हैं यार दिस इज़ योर लास्ट डेट, दिस इज़ द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड होता क्या है? आप कंपनी को देख लें 3 महीने, हम आपको जज कर लेंगे 3 महीने। अगर वो कंपैटिबिलिटी मैच हो गई दैट्स फाइन, गुड टू गो। नहीं तो हमारे यहाँ तो कैंडिडेट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि 4 महीने जॉब की, फिर दूसरे थोड़े से पैसे ज़्यादा मिले वहाँ भाग गए। सो दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। हसन भाई, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी अभी जो आपने बात की ना, अब ये आपको फेस, मेरे ख्याल से आपने ये चीज़ें फेस की होंगी। अगर कोई कैंडिडेट आपके पास आ जाता है, आपको लगता है इसका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है, इसका रेज्यूमे बड़ा स्ट्रांग है, बट पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उसने मेंशन की हुई हैं जो फेक है, तो आप उसको कैसे पकड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने जो है वो मार्केटिंग में, आपने मार्केटिंग की जॉब के लिए बंदा किया, ऐड लगाया, बट उसने डाल दिया हाँ भाई मुझे मार्केटिंग, अपनी MBA मार्केटिंग कर दिया। और ये डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करने होते हैं, आया कि ये एक प्रॉपर इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये आपको चेक करके देती है, या फिर आपके अपने रिसोर्स के मुताबिक आप चेक कर लेते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें, इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज बजट कि वो किस तरह लेके चल रही है इन चीज़ों को। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ तरीके यूज़ करती हैं। बैंक्स यूजुअली डिग्रीज वेरीफाई करवाते हैं थ्रू अ थर्ड पार्टी रिसोर्स, ठीक है, जिसके चार्जेस होते हैं। वो कंपनीज़ हैं बहुत सारी, प्राइम HR है, देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो कर रही हैं, उसके थ्रू होता है। प्लस एक्सपीरियंसेस जो उसने शो किए हुए हैं उसके अंदर, उसके लिए वो लेटर भेजते हैं उस कंपनी को। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउसेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज ये करते हैं कि ईमेल्स कर देते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, तो उससे आइडिया हो जाता है। अगर आप हमारी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोगों को नॉर्मली पे स्लिप्स देख के, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स देख के आइडिया हो जाता है। दैट्स बाय एक्सपीरियंस। प्लस जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बिल्कुल इजीली पता चल जाता है। ये चीज़ इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। इस बात, ये जो आपके पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के अंदर मुझे एक चीज़ याद आ रही है
अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ इस बारे में प्लीज़ प्लीज़। कि पर्ची कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। पर्ची की अगर मैं बात करूं कि भाई ना रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इसके पास, ऐसे ही ना इसके पास एजुकेशन है, बिल्कुल ऐसे ही। और कि भाई साहब कि कुछ कर सकता हूं या कुछ करना है, बट रिक्वेस्ट आ जाती है कि यार इसको रख लो। उसे बर्दाश्त करते हैं आप या रखना पड़ता है? दैट डिपेंड्स। ये एक बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच। उसकी रीज़न ये है, दो तरह की पर्ची होती है। एक जो आपने बताई कि यार उसको कुछ नहीं आता, सही है। आई नॉर्मली टेक हिज इंटरव्यू, ठीक है। हम उसके लाइन मैनेजर से भी इंटरव्यू करवाते हैं कि ताकि यार feel हो उसको कि- बता कर करवाते हैं हाँ। कि यार ये इस रेफरेंस से आया है, ठीक है। आप अपनी टेक्निकल असेसमेंट पूरी कीजिएगा ताकि बाद में कंप्लेंट्स ना हो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस। मैं अपनी असेसमेंट लिख के दे देता हूँ दैट ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट पोजीशन। ऑब्वियसली आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 17 ईयर्स, सो आई नो कि कौन सूटेबल होगा। अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सलाहियत दी है जज करने की। सो आई रिमेंबर आई जज्ड यू वंस व्हेन आई इंटरव्यूड यू फॉर द HR डिपार्टमेंट टू एंड आई हायर्ड यू। सो वो भी एक दौर था। सो ये होता है। अच्छा, अब ये तो सिनेरियो है, वो स्किल सेट अगर सही होते हैं उसके और वो रेफरेंस भी है, तो हम देखते हैं कंपनी की पॉलिसी क्या है। डिपेंड करता है ब्लड रिलेशंस अलाउ हैं या नहीं है। सही है। इफ़ दे आर अलाउड और वो बंदा सूटेबल है, ही इज़ हाईली टेक्निकल और वो अच्छा काम कर रहा है, सो हम रख लेते हैं। मतलब दैट्स नो हार्म। यानी कि आप उसको थोड़ा सा चलाने के लिए स्टार्ट में पुशअप करते हैं कि यार पुशअप भी, प्लस एक और चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि टू अंडरस्टैंड कि जो भी रेलेवेंट रिलेशन में आ रहा है या कोई रेफरेंस आ रहा है, उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसके लाइन मैनेजर वो नहीं होना चाहिए जिसने रेफरेंस दिया है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है, वंस यू नीड अ बैलेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैं अपने भाई को अपने अंडर रख सही लूँगा, सही 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 है। एग्जैक्टली मैं अपने भाई को अपने अंडर रख लूँ तो ऑब्वियसली मुझे उसकी गलतियाँ नहीं नजर आएंगी। लोग ये समझेंगे ये अपने भाई की तरफ बायस्ड हो रहा है। सो आई अवॉइड दैट। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई रिलेशन वाला बंदा आ भी रहा है या कोई रेफरेंस वाला बंदा भी आ रहा है, सो वी कीप देम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ताकि एक बैलेंस भी रहे ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे बड़ा इशू पता है क्या आता है? मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये चीज़ देखी है और ये चीज़ आपको भी फेस करना पड़ती होगी कि कास्ट इशू बहुत है। ठीक है, अगर कोई किसी कास्ट से रिलेटेड है तो वो अपने वालों को ज़्यादा भर्ती करता है। अगर ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल दूं, मैं शेख, अगर मैं शेख हूं तो मैं प्रोवाइड कर यानी कि मेरी रिकमेंडेशन होगी यार मैं अपने शेख के जितने भी लोग हैं ना उनको अपने साथ कर मैं दूं। समझ रहा हूँ आप किस हवाले से बात कर। और अगर मैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखें ना कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिलखुसूस गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप देखते हैं ये बहुत बड़ा इशू है कि आप कास्ट के बिहाफ पर आप जो है वो हायरिंग कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। और किसी भी कैंडिडेट को मुझे लगता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हायर करते हैं उसके बाद उसके मुताबिक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, बट क्या वो है तो अपना। बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट में तो खैर यू नो वेल, मतलब पैसा भी चलता है, उसके बगैर जॉब्स कहाँ होती हैं। प्लस ये फैक्टर है बिल्कुल, इसी चीज़ ने हमारी जो इदारे हैं उनको डैमेज भी बहुत किया है। प्राइवेट सेक्टर की आप बात करते हो, इसमें कड़वी यादें आपकी भी कुछ वाबस्ता हैं, मेरी भी हैं, हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। आई हैव फॉट फॉर द सेम इशू विद दैट ऑर्गेनाइजेशन CEO, इफ़ यू रिमेंबर, कि यार एटलीस्ट आप कास्ट को ना करें स्पेसिफिक, क्योंकि आप बहुत अच्छी रिसोर्सेज को खो रहे हैं। सो लेकिन बट ये उस वक्त का सिनेरियो था, हमने उसमें भी सर्वाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5-2 साल हम साथ रहे। हम अपने व्यूवर्स को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त किस तरह का होगा और स्टूडेंट्स इस वक्त क्या स्टडी करें कि उनको जो है वो आगे जाके जॉब एक प्रॉपर मिल जाए। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया है, उसके अंदर AI के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, क्योंकि AI जो अब आ गया है ये तमाम बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर्स की जो जॉब्स हैं वो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उसको वो खा जाएगा, और मुझे लगता है कि ये ट्रू है। तो ऐसा क्या, ऐसी कौन सी स्टडी करनी चाहिए
जिससे आपको लगता है कि आगे जाके इसका स्पेस एक ग्राउंड काफ़ी बड़ा होगा? अच्छा, अब इसमें ना दो चीज़ें हैं। वो ये कि एआई बिल्कुल इम्पैक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को। लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस में एक बहुत मेजर पोर्शन है कंटेंट का, हाँ, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग। अच्छा, एआई जो है वो आप पूरा कंटेंट आपको लिख के तो देता है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि एआई बिल्कुल ही रिप्लेस कर देगा कंटेंट राइटर को, ऐसा नहीं है। यू नीड अ ह्यूमन मैन टू आइडेंटिफाई कि वो जो चीज़ें लिख रहा है वो सही भी हैं या नहीं है, फिर रेक्टिफिकेशन, आपकी रेलेवेंसी, आपका जो भी प्रोडक्ट है या टॉपिक है जिसके लिए वो लिख रहा है, तो उसके लिए आपको बंदा तो चाहिए होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल चैट जीपीटी बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस, आप एक नॉर्मल ईमेल लिखते थे पहले, ठीक। आज आपने वही ईमेल चैट जीपीटी में लिखी, आप कहेंगे यार ये तो बहुत प्रोफेशनल लिखी हुई है, सही है। अब आपने वो कॉपी पेस्ट करके लिख दी। अब उसमें कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं जो नहीं होते उस ईमेल के, लेकिन आपने वो कॉपी पेस्ट करके भेज दिए। So you need a human eye to identify or rectify things which AI is writing. So अभी इतना इवॉल्व कर रहा है AI, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इट विल टेक टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ तो अभी तक आईटी उस लेवल पे नहीं पहुंची जो बाहर के मुल्कों में है। लोग कहते हैं 100 साल लगेंगे। सो आई डोंट से 100 साल, मतलब एटलीस्ट 10-20 ईयर्स देयर, जिसके बाद AI बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ जॉब्स में AI बिल्कुल हो सकता है। लाइक आप आजकल एड्स भी देख रहे होगे यूट्यूब पे, वो AI बंदा बना होता है और वो बता रहा होता है, लाइक वो उसके अंदर वो अट्रैक्शन, वो अट्रैक्टिवनेस आती ही नहीं है। जैसे ही वो AI का ऐड आता है, आप क्या करते हैं? स्किप। ऐसा ही है। सही है। इसके अलावा कोई और ऐड आ रहा होता है तो आप देखने के लिए बैठ जाते हैं, यार इट लुक्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो अभी टाइम लगेगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स आजकल क्या करें? देखें, एक दौर था Y2K आया 2000, उस वक्त आईटी का बूम आया, लोगों ने आईटी के कोर्सेज शुरू कर दिए, फिर आईटी का डाउनफॉल आ गया, फिर जी CA ACCA कर लो तो जी जॉब मिल जाएगी। दैट वाज द टाइम वी वर डूइंग ACCA, सो हमें आइडिया था। फिर उसके बाद जी एक वक्त था कि मास्टर्स तो लाजमी होना चाहिए वरना जॉब्स नहीं मिलती। सो पॉइंट इज़, पहली चीज़ तो ये कि देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में, उस फील्ड में जाएं, वरना आप हमेशा सारी ज़िंदगी एक क्लैश में रहेंगे विद इन योर सेल्फ कि यार काश मैं वो कर लेता, या काश मुझे किसी ने गाइड किया होता तो मैं वो कर लेता। सो फॉलो योर पैशन इनिशियली। सेकेंडली, आजकल जो फील्ड बहुत ज़्यादा बूम कर रही हैं, बाहर भी जॉब्स हैं, लोग यहाँ से बाहर इजीली जॉब कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं, दैट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। बैक एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, दैट सेपरेट, डिज़ाइनिंग है, प्लस कंटेंट राइटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। सो इसका बूम बहुत है। और आजकल के दौर में सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज हैं वो कामयाब इसलिए हैं बिकॉज दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। ओके। सो वो अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर रहे। मतलब महंगाई होती भी है तो उनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक। तो जो रेमिटेंस आ रही है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही अमाउंट की आ रही है और एक्सपेंसेस आपके वहीं हैं। सो उनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बट कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लोकली अर्न कर रही हैं, उसमें चैलेंजेस हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि डाउनफॉल भी आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, अप एंड डाउन, कुछ ऑफिसेज बंद भी हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हुए थे पिछले साल 2 सालों में कोविड के बाद, एंड देन दे क्लोज डाउन। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक फील्ड है। प्लस अगर आप कर सकते हैं सो यू गो फॉर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, जॉब्स हैं उसकी, और बंदा आराम से खप जाता है। टेक्निकल बंदा कभी भी फारिग नहीं रहता। लोग नाराज़ होंगे कि मैं MBA और उन लोगों को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन एक वक्त था कि लोग कहते थे कि यार ईंट उठाओ तो नीचे जो है ना BCom वाले भरे में मिलेंगे, जैसे चूटियाँ होती हैं। सो आजकल दौर ऐसा है कि आप ईंट उठाएं, आपको मास्टर्स MBA बहुत मिलेंगे। रीज़न बीइंग, इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर 6 महीने साल में सेशंस ख़त्म हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पास आउट्स हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे इंडस्ट्री? आपकी जॉब्स नहीं है मार्केट में। प्लस तीसरी चीज़ ये, लोगों को MBAs में एंटरप्रेन्योर बनाना सिखाया जाता है। वाई डोंट दे ऑप्ट दैट? यंग एज में रिस्क लेना इज़ अ फार ईजी फैक्टर। लाइक मेरी एज में आके जब आपकी फैमिली हो, बच्चे हो, आप रिस्क लेते हुए डरते हैं। ठीक। सो यंग एज में आप रिस्क ले सकते हैं। छोटा सा यार, मतलब वी हैव सीन कि एक चिप्स वाले ने शॉप बना ली, आज वो जिंगर भी बेच रहा है, आज उसकी ब्रांचेस भी हैं। MBA चिप्स वाला। बहुत सारे। सो
यू नेम इट, मतलब आप मतलब इस तरह तो लोग वहाँ लोग रश पड़ जाएगा वहाँ पे जहाँ मैं नाम लूँगा लोगों का खाने पीने का तो ये उनकी पब्लिसिटी भी हो जाएगी एक साथ साथ। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बिरयानी के एक छोटे से ठिए से शुरू Start किया किया था था। और आज उन्होंने जो है वो ब्रांचेस बना ली हैं अपनी ऐसे और ही। वहाँ बैठने की जगह नहीं है। सो इट वॉज अ स्टार्टअप। वो भी तो आम इंसान है, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ब्रेन उसके पास भी है, आपके पास भी है। इट्स दैट, इट्स सिंपल, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इन दैट वे। सो किताबें पढ़ें, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड किताबें पढ़ें, बहुत अवेलेबल हैं। अगर हसन भाई, अगर किसी कैंडिडेट, यानी कि मैं कैंडिडेट से बाहर, अब मैं थोड़ा सा बाहर निकल के बात करता हूँ, एक आम शख्स वो जॉब करना चाह रहा है बट उसको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के इश्यूज़ आपको पता है कितने आजकल बढ़ते जा रहे हैं और आगे जाके मुझे लग रहा है कि वक्तन और बढ़ेंगे। अगर उसे जॉब बाहर के लिए अप्लाई करनी हो तो आपको क्या लगता है कि यार वो बाहर की जॉब अप्लाई करने से पहले क्या चीज़ देखे, क्या ये ट्रू है या फेक है? देखें, इनिशियली तो बाहर की जॉब अप्लाई करना लोगों के लिए चैलेंज इसलिए है बिकॉज वही चीज़ कि उनको पता ही नहीं होता अप्लाई किस जॉब पे करना है। लाइक फॉर इंस्टेंस आप लिंक्डइन पे जाओ, आप वहाँ जब रिक्रूटमेंट में जाते हैं ना, वहाँ देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स ऑफ दुबई अवेलेबल। अब आप सब पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। वो सुपरवाइज़र मांग रहे हैं लेबर का, उस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। आपको HR का ऑफिसर मांग रहे हैं, उस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो। लेबर पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप मार्केटिंग में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा। प्लस डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री क्या सीन है। UAE, इफ़ यू गो फॉर गल्फ कंपनी कंट्रीज़, वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी। वहाँ जाकर जॉब ढूंढने में ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में लोग और जॉब करते हुए कतराते क्यों हैं, मुझे ये आज तक नहीं समझ आया फिलॉसफी। लाइक फॉर इंस्टेंस आपकी अपनी फैमिली में भी ऐसा होगा कि अगर आप कोई पान का खोखा लगा रहे होगे या कोई और टैक्सी चला रहे होगे या करीम चला रहे होगे, तो घर वाले बोलेंगे यार इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, आप करीम चला रहे हो। और आप ये चीज़ें देखी हैं ये। इवन आई हैव गॉन विद करीम व्हेन आई वाज जॉबलेस फॉर 5 months। मैंने करीम चलाई है और मैंने फेस किए हैं ये सारे चैलेंजेस। अच्छा। सो आई वॉज अ मैनेजर HR एंड आई गॉट जॉबलेस, सो आई वॉज ड्राइविंग करीम। सो आप सोच सकते हैं ना कि मैनेजर HR के लिए आप बॉसी सीट पे बैठे हुए हैं और पीछे बैठ के कोई भी खातून या कोई भी मर्द बोल रहा है आपका AC सही नहीं चल रहा गाड़ी का, गाड़ी साफ़ नहीं कराते, तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये भी लर्निंग कर्व है आपके लाइफ का, सिखाता है आपको। सो यही बंदा जो यहाँ टैक्सी नहीं चला सकता या घर वाले उसको प्रेशर करते हैं, बाहर जाके वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा होगा, झाड़ू लगा रहा होगा, वो टैक्सी चला रहा होगा। इसी तरह का मैंने आसान भाई, मैं अभी रिसेंटली जब मैं लास्ट एक UAE की ट्रिप पे था, लिटरली बता रहा हूँ कि वो बंदा कनाडा से पढ़ कर आया हुआ था और उसने MBA करके, मैंने उसको देखा और उससे बात की, वहाँ पर ड्राइविंग कर रहे थे। तो मैंने कहा यार तुम अच्छे खासे दिख रहे हो और तुम्हारी लहजे से और तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम काफ़ी क्वालिफाइड हो, तो ऐसा क्यों यहाँ पर तुम ये टैक्सी चला रहे हो? बोल रहे यार बस पाकिस्तान के अंदर जॉब है नहीं, बाहर जहाँ से मैंने पढ़कर आया हुआ वहाँ मैं जॉब कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया हूँ और यहाँ आके टैक्सी चला रहा हूँ। मुझे उस वक़्त बड़ा अफसोस हुआ कि यार इतना क्वालिफाइड बंदा, इतना, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेट करेंगे ना, मुझे लगता है वो सेट हो जाएगा। बट पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स का इशू है ना, मुझे नहीं लगता वो कब ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इशू मैं आपको बता दूँ कि आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि पर्ची का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। इनरेलीवेंट कैंडिडेट भी आपको हायर करना पड़ता है अगर ऊपर से किसी की भी कॉल आ जाती है। बिल्कुल ऐसी है, दैट डिपेंड्स, बिल्कुल ऐसी है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वेरी करता है। आपके जो सेठ हैं या जो बॉसेस हैं, ये वहाँ से फैक्टर आता है बहुत बड़ा कि वो लोग किस तरह का माइंडसेट रखते हैं। अगर उनका माइंडसेट है इस तरह का कि यार इसको भी रख लो, ये जानने वाला है, तो फिर आप मना नहीं कर सकते, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट। और वंस यू आर रिपोर्टिंग टू द सेठ, वी यूजली सेठ जो सेठ के करीब है वो गेट के करीब। आपने ना बोला, वो कहेगा वो रहा दरवाज़ा। हाँ बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे उसको, पॉइंट ये। सो सिनेरियो ये है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ कम इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो यंग हैं,
यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, दे नो कि यार पर्ची से बंदा तो आ जाएगा, काम नहीं होगा। प्लस जो बाहर के सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं लाइक आवर्स, उनके जो बॉसेस हैं दे आर गोराज। सो अगर वो गोरा है तो पर्ची तो वो बर्दाश्त ही नहीं करता। सही। ठीक है, वो कहता है यार काम का बंदा लाओ, काम चाहिए मुझे। अब भले आप प्यून से करवा लें वो काम, अच्छा। काम चाहिए उसको। आप इवन ऐसे भी बॉसेस हैं, मैं अपने बॉस की एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। मतलब मैं आज तक इस तरह के बॉस के साथ काम नहीं किया। ही सेज के यार मुझे पाकिस्तान की पॉवर्टी ख़त्म करनी है, मैं नहीं चाहता कि ऑफिस बॉयज़ जो हैं वो आगे जाकर इनके बच्चे भी ऑफिस बॉयज़ बने। ओहो, इनको पढ़ाओ आप, गुड थिंग। उनके बच्चों को भी पढ़ाओ, इनको भी ऑप्शंस दो, अगर किसी ने पढ़ना है तो सारे एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे। सो ये अप्रोच है उसकी, बिकॉज ही इज़ अ गोरा, ट्रेनिंग राइट? उसकी सो ऐसी है। दैट्स वाई। सो ये एक फैक्टर है, पर्ची का फैक्टर बिल्कुल है, लेकिन पर्ची से ज़्यादा लोगों की अपनी मिस्टेक्स भी हैं जो उनको जॉब नहीं मिल रही। मतलब कहना बहुत इजी होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस देखें, एचआर वाला बंदा है और एक डॉक्टर है, वो कहीं भी मिल जाएगा ना आपको शादी में। अब वो डॉक्टर भले दांतों का हो, आप उससे पूछेंगे यार मेरे इधर दर्द बहुत होता है यार, दवाई बता दें, वो बोलेगा यार मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। बोलेगा आप डॉक्टर तो करी हुई है ना आपने। BDS और MBBS का फर्क नजर अब वो नहीं फिर भी बता देगा आपको कि यार ये वाली गोली खा लेना तो ये वाला दर्द सही हो जाएगा। सिमिलरली एचआर वाला खाना भी खा रहा होगा ना, अच्छा एचआर में है यार कोई जॉब वॉब है मेरे बच्चे के लिए तो बताइएगा। अब आपने अभी पूछा नहीं है कि वो किस कंपनी के एचआर में है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर हाउस है। अब आपने बोल दिया यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगाना है बच्चे को, अब वो नहीं लगवा सकता वहाँ पे, ऑब्वियसली इंटरव्यू भी नहीं करवा सकते ना, क्योंकि वहाँ हमारा काम ही नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। हाँ ये ज़रूर होगा, वो रेफ़र कर देगा उस बंदे को अपने किसी दोस्त को जो लिंक्स में सर्कल में होंगे इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए। ठीक। सो वहाँ इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हुई या नहीं हुई वो अल्लाह ताला का मामला है भाई, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बेशक, आपका काम होता है कि आप इंटरव्यू करवा दें, बस योर वर्क इज़ डन। अननेसेसरी पोस्ट करना होता है, लेकिन ये एक हवा भी है कि यार रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 17 साल का एक्सपोजर है, मल्टीनेशनल्स का भी है। पर्ची सिर्फ एक जगह लगी थी, वो भी एक डेमो देने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कि मैंने लेक्चरशिप पे जाना है। अच्छा। और उस पर्ची के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुई। सो अब एक और चीज़ आसान भाई, कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं किसी भी कैंडिडेट को जिसकी वजह से वो अप्लाई करे जॉब को और वो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, तकरीबन 17 to 18 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। आप ऐसा कोई मैसेज दें कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी जॉब के लिए जा रहा है, उसने ये सारी चेकलिस्ट बना ली है, उसको टिक करके वो जाए और उसके बाद रिजेक्ट हुआ तो फिर देखा जाएगा। रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा पॉइंट है? नहीं, ये तो वो जादू का चिराग है जो हर कैंडिडेट चाह रहा होगा कि उसके पास हो। हाँ, वो जादू का चिराग ही देना है ना। इस पॉडकास्ट का जो वो है ना निचोड़, यही है। द पॉइंट इज नबील, ये जादू का चिराग लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। सीन ये है कि आप बता भी देंगे ना, आप कहेंगे यहाँ से रगड़ना है और यहाँ से नहीं रगड़ना। ठीक। तो हमारी आवाम की एक आदत है, आपने बोला यहाँ से नहीं रगड़ना ना, वो वहीं से रगड़ के देख रहे होंगे कि यार यहाँ से क्यों नहीं रगड़ना, क्यों मना कर रहे हैं ये। हम लोग जाते हैं पहले नेगेटिव साइड पे, ठीक, फिर आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि वो क्या करके जाए। मेन फैक्टर्स तो ये हैं, देखें जिस जॉब पे आप अभी हैं पहले तो उसको अच्छी तरह लर्न करें कि आप कर क्या रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। प्लस फिर जो जॉब एड प्लेस हो रहा है मार्केट में, उसको आप अच्छी तरह देखें कि वो आपकी फील्ड से कितना मैच करता है। ठीक। अगर वो 80 to 90% मैच करता है देन इट्स फाइन, यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब। प्लस वंस यू अप्लाई, ठीक है, देन जो सबसे मुश्किल काम है हमारी आवाम के लिए वो होता है वेटिंग पीरियड, सब्र। सही है, अब कल अप्लाई किया है, वो आज सोच रहे होते हैं आज कॉल आ जाएगी। सो बॉस आप ही नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स जो उस पोजीशन के लिए कर रहे होंगे। हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छे भी हों और आपसे कम अच्छे भी होंगे सब अच्छे। मतलब आई डोंट कंसिडर एनीवन अ बैड कैंडिडेट अनलेस वो इररिलेवेंट ना हो। वंस आपने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू कॉल होती है, सो आप तैयारी करें उस इंटरव्यू की।
आप ऐसे ही मुंह उठा के ना चले जाएं उस इंटरव्यू के लिए। आप उस कंपनी का नाम देखें, आपने अप्लाई किया हुआ है, जेडी पढ़ें अच्छे से, सीवी को भी पढ़ें अपने, कि आपने लिखा हुआ क्या है। लोगों को ये तक नहीं पता होता कि हमने सीवी कहाँ से लिखा है। वाटर पंप पे जाके वो सीवी बनवा लेते हैं, पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने। दैट्स अ फैक्ट। सो या किसी दोस्त के सीवी के पॉइंट्स उठा के डाल paste कर दिए, लिया। आपने पढ़ा ही नहीं। भाई मतलब पढ़ो तो सही, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लेन समथिंग। और वो एक्सप्लेन भी आप तब कर सकते हैं जब आपने उस पर काम किया होगा या आपने अपनी जॉब पे वो चीज़ की होगी। सही है, एक तो ये चीज़। प्लस जब आपने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू कॉल हो गई, आपने तैयारी करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है। कुछ कंपनीज एक सवाल करती हैं कि आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम क्या करते हैं। उस वक्त कैंडिडेट कहते हैं कि यस आई नो कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। मतलब बस आपने मेन पॉइंट पढ़ लिया। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड पढ़नी होती है ताकि अगले रिक्रूटर को पता लगे कि भाई आपको जॉब Study कर की कर आए हैं। नीड है, यू आर अ पर्सन जो पढ़ के आते हो, तैयार होकर आते हो इंटरव्यू के लिए। सेकेंडली, कॉन्फिडेंस बहुत मेन चीज़ है। एटीट्यूड आपका बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव बात करनी होती है आपने इंटरव्यू में। एक और पॉइंट ये भी है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की कभी बुराई नहीं करते इंटरव्यू में। उसकी रीज़न है, वो रिक्रूटर ये भी देख रहा होता है कि यार इसकी चलो फाइन, इसके साथ जाती हुई, इसको बेनिफिट जो है वो 1 महीने बाद दिया गया, इसने मुझे बता दिया। कल को ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जब जाएगा तो हमारे ये बारे में यहाँ क्या? की भी बुराई करेगा। सो ये फैक्टर्स भी होते हैं। सो पॉजिटिविटी बतानी है, यू आर नॉट गोइंग टू से नेगेटिविटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी? बोलते हैं वहाँ सैलरी डिले हो रहा था, वहाँ पे मैनेजमेंट के इश्यूज थे। सो यार हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का डायनामिक्स अलग होता है। कुछ फास्ट पेस पे चल रही होती हैं, कुछ स्लो पेस पे चल रही होती हैं। कहीं पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, आपको काम ज़्यादा मिल रहा होता है, उसका नाम दूसरा ये आता है, यार यहाँ तो बहुत बजाते हैं यार एम्प्लॉयज़ की। सिंपल ये बोल दे कि Simple भाई है। मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मैं नई फॉर अ बेटर opportunity के ऊपर- अपॉर्चुनिटी। हाँ सही। सही है, फॉर माई लर्निंग एंड ग्रोथ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। मतलब आपने नेगेटिविटी नहीं बतानी। फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, फिर एक रिक्रूटर सवाल करता है, आपका कोई क्वेश्चन है? आप उसे सवाल करें, आपका इंटरेस्ट शो होगा। नॉर्मली जो आगे से सवाल आता है वो ये होता है, आपका बजट क्या है इस पोजीशन का, मेरा पैकेज क्या होगा। पॉइंट ये है कि आप रेलेवेंट क्वेश्चन करें उस पोजीशन से रिलेटेड। कि टेक्निकल अगर इंटरव्यू हो रहा है तो टेक्निकल क्वेश्चन करें, ताकि अगले को लगे कि ये इंटरेस्ट ले रहा है, लर्न करना चाह रहा है कि यार ये चीज़ आप लोग किस तरह करते हैं, या इस कोडिंग में ये भी होता है, ये कैसे होता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं। प्लस जब हो जाए इंटरव्यू, फिर आपने सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी है, बिकॉज वही एक फैक्टर है। रिस्क एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो अलादीन का चिराग हो या कोई भी चिराग आप लेके जाएं, रिस्क एट द एंड अल्लाह ने जितना लिखा है, जहाँ लिखा है वो तो मिलेगा। उससे एक दिन पहले एक निवाला कोई आपके मुंह से नहीं निकाल सकता, ये फैक्ट है। हमारा ईमान इस पे बहुत पुख्ता होना चाहिए। हमारा ईमान बेसिकली बहुत कमज़ोर हो गया हुआ है, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अबे यार पर्ची नहीं लगी, अबे यार मेरी वहाँ जॉब हो गई थी, नहीं हुई, यार अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ था। आई रिमेंबर मुझे 3 जॉब्स की ऑफर, पहले जॉब ऑफर नहीं हो रही थी एक जगह से जब मैं जॉबलेस था। द डे आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर हाउस, मुझे 2 और जॉब ऑफर्स आ गई बैंक की, और वो अच्छी थी, सही। बट आई न्यू, एक मेरा अपना मानना है कि हम लोगों ने पढ़ा है ये कि भाई, और ये फैक्ट है, मतलब इसमें कोई डिनाइल नहीं है और हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि भाई बैंक की नौकरी सूद वाली है, सही है। सो सूद का मतलब है अल्लाह और उसके रसूल से जंग। वहाँ तो हम जा नहीं सकते। अब वो 3 लाख दे रहा है और दूसरी जगह 1.5 लाख मिल रहा है, आपने 1.5 लाख ले लिए, लोग आपको बोलेंगे यार तू बेवकूफ़ है। वो 3 लाख से ज़्यादा अच्छे होंगे जबकि। यस, बरकत भी होगी उसमें और वो जल्दी ग्रो भी करोगे आप वहाँ। ऐसा ही है। लोग आपको बोलेंगे तू बेवकूफ़ है यार, 3 लाख वाली पकड़ लेता नौकरी, फिर बाद में जब मिलती तो वो कर लेता। देखें जब आपको 3 लाख वाली आदत हो जाती है ना बॉस, तो फिर आप मूव ऑन नहीं करते। मैंने लोगों को देखा है, वो फिर बैंक में ही लगे हुए हैं सारी ज़िंदगी, घर पे भले 10 मसले चल रहे हों, ये बीमार वो बीमार, वहाँ जा रहा है पैसा, बच कुछ नहीं रहा, फंसे हुए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये इस नौकरी की वजह से चल रहा है। फैक्टर है ये, बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी यूथ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी इसको समझ रही है और इस चीज़ को बाकायदा इम्प्लीमेंट भी कर रही है अपनी ज़िंदगी में।
अच्छी बात है। सो वो 1.5 लाख कब उस अमाउंट तक पहुंच गए, साल 1.5 साल में, मुझे पता ही नहीं चला। सो ये एक फैक्ट है। सो ये फैक्टर है जो ईमान आपका पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह पाक के रिस्क उसने देना है, हार नहीं माननी है आपने। ठीक। आप हार मान गए, ख़त्म, आपकी लाइफ ख़त्म। देखिए, स्ट्रगल इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, स्पेशली फॉर मेल्स, क्योंकि उसने बचपन से लेके एंड तक, जवानी तक अपनी उसने स्ट्रगल करनी है दूसरों के लिए। ठीक। फीमेल्स भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, बट रगड़ा जो है वो ज़्यादा मेल्स का ही लगता है। सही। इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप देखते हैं फीमेल्स को लेवरेज मिलती है बहुत एंड तक, दैट्स अ फैक्ट, देना भी चाहिए, माएँ बहनें हैं हमारी, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन आपने हार नहीं माननी किसी भी सूरत। पॉजिटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या है फिर वो? नेगेटिव पॉइंट किस हवाले से? रिक्रूटमेंट के हवाले से? जो जॉब, यानी कि मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, कोई भी कैंडिडेट को अलादीन का चिराग देने के लिए आपने कहा 2 पॉइंट्स हैं, तो उसमें से पॉजिटिविटी तो ये हो गई, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये हो अब नेगेटिविटी की बात करते हैं। अब आ जाए नेगेटिविटी। रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे पहले तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, आपको अगर पता ही नहीं है कि आपने, ऐसा भी मैंने देखा है कैंडिडेट को जेडी भी नहीं पढ़ी और आ गए, इंटरव्यू दे दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन वंस वो जब अपेयर होते हैं या वो इनिशियल इंटरव्यू में ही एचआर के पास भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो आपसे कुछ बेसिक सवाल कर लेता है उससे रिलेटेड। तो वहाँ वो आपसे सवाल करता है कि जी आपने ये चीज़ें करी हुई हैं, तो बोलता है नहीं सर, इस पे काम नहीं किया हुआ, मैंने इस पे किया हुआ। तो फिर रिक्रूटर ये सवाल करता है आपने जेडी पढ़ा था? तो वो बोलता है नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। तो आप नहीं होंगे, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू ही नहीं होगा। सही। सो वहाँ लोग नाराज़ होते हैं, यार टेक्निकल इंटरव्यू ही नहीं हुआ, ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, अपना बंदा रखना होगा। पॉइंट इज़ कि यार आप देख के अप्लाई करें, हर जॉब पे हर बंदा नहीं फिट हो सकता। ठीक है, मतलब हरफन मौला तो हो नहीं सकते आप, जैक ऑफ ऑल, उसको आता कुछ भी नहीं है, फिर मास्टर ऑफ नन होता है वो। सो ये फैक्टर है। आप सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। फिर दूसरा एटीट्यूड। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत अच्छे लड़के वो अपने एटीट्यूड की वजह से मार खा जाते हैं, रूड बहुत होते हैं इंटरव्यू में, मतलब वो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स। अच्छी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, लेकिन यू शुड नो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड किस चीज़ पे होना है। मतलब अगर आपने बोल दिया यार मुझे इतने मिलेंगे तो मैं आऊँगा, इतने नहीं मिलेंगे तो नहीं आऊँगा, बॉस पहले आप टेक्निकल इंटरव्यू तो पास कर लें, पैसों की बात तो बात की है। अब इंटरव्यू ही नहीं पास किया आपने तो मैं आपसे पैसे क्या डिसाइड करूँ? सो ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, आते हैं इस तरह के लोग। सो इन शॉर्ट, अगर हसन भाई, बड़ा अच्छा आपके साथ डिस्कशन रहा मेरा, और मुझे खुद भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला इस पॉडकास्ट के ज़रिए। कोई ऐसा छोटा सा मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को देना चाह रहे हो आप? अगर आप एचआर रिलेटेड बात करेंगे तो यही है कि यार बस बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट वाइल यू गो फॉर द इंटरव्यू, प्लस बी प्रेजेंटेबल, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। मुझे लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव क्यों नहीं सोचते और मुस्कुराते रहते हैं। आई यूजली से टू देम कि भाई आई एम बिल्ड दैट वे, मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, मेरे घर से ही ट्रेनिंग ऐसी हुई है, सो ऑब्वियसली इसी तरह ही रहना है बंदे ने फिर। सो मौके बहुत मिलते हैं, दिल भी बहुत चाहता है कि यार नेगेटिव हो जाओ, ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, हमें ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे बहुत सारी जगहों पे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। आपने अल्लाह को भी मुंह देना है आगे जाके, सो बहुत सारे। वैसे हसन भाई, एक एचआर का जो एचआर का मेंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँ कि एचआर मैनेजर या एचआर रिक्रूटमेंट ऑफिसर, वो कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ही शुड बी पॉजिटिव। सबसे पहली चीज़ देखें, एचआर मैनेजर का बिहेवियर तो ये होना चाहिए कि ही शुड बी वेरी कंफर्टिंग। कंफर्टिंग से मुराद ये है कि देखें एचआर का काम क्या है। यू हैव 10 बॉसेस, 10 डायरेक्टर्स, 10 मैनेजर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ एक एचआर मैनेजर भी है। अब एचआर मैनेजर जो है ना, उन सारे बॉसेस से लिंक्ड है। सही है। सिमिलरली जो स्टाफ है नीचे का, वो भी उसको अप्रोच कर सकता है। ब्रिज एक पूरा ब्रिज बना हुआ है वो। सो पहले तो इतना कंफर्टिंग होना चाहिए कि अगर नबील को कोई इशू है तो वो आके बता सके, चाहे वो लाइन मैनेजर का ही क्यों ना हो। अब अगर नबील ने आके बताया कि भाई फ़र्ज़ करें ये साहब जो हैं मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और एचआर मैनेजर गया उसके पास, वो जाके ये बोले नबील ने आपकी कंप्लेन की है कि ये मसला आ रहा है,
तो नबील भाई तो अगले दिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे, सही, इसको हमारे solve यहाँ करना है। कल्चर ही है। सो ही शुड बी वेरी कंफर्टिंग। उसने इशू एड्रेस करना है, बंदे को एड्रेस नहीं करना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बंदे कभी कभी फेक इश्यूज भी हाईलाइट कर Clear रहे कर होते देते हैं। हैं वो। सो इस चीज़ की असेसमेंट उसको एक्सपीरियंस से हो रही होती है। ठीक, द इशू शुड बी जस्टिस होना चाहिए, फिर उसके बाद और दोनों एस्पेक्ट सुन के डिसीजन लिए जाते हैं हमेशा। सुन्नत तरीका भी यही है कि आपने दोनों के मसले सुने, फिर आपने एक अपना फैसला दिया। सो होना यही चाहिए। थैंक यू सो मच हसान भाई, बड़ा नो प्रॉब्लम नबील, यू वेलकम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा है और मुझे फील हुआ कि यार बड़ी ही नॉलेजेबल बात आपने की है। और मेरे कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर वाकई किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट को लाजमी देखें। चैप्टर वाइज करना चाहें उसको चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, अपने मतलब की बात उठा लें, ठीक है। बट इस पॉडकास्ट को लाजमी देखें किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले, क्योंकि अभी जो है कुछ टाइम के बाद एक पाकिस्तान के अंदर एक जॉब्स का एक वापस एक रुझान आने वाला है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप भी प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से इंटरव्यू के लिए जाएं, ताकि आपको कोई रिजेक्ट ना करे, बल्कि ये कहे कि यार आपकी ही ज़रूरत थी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि पता है आपको पूरी एक सीरीज़ आने वाली है इस पॉडकास्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम।